ప్రవాస్ యోజన కార్యక్రమంలో భాగంగా కేంద్ర మంత్రివర్యులు భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రులు మహేంద్రనాథ్ పాండే గారు మహబూబ్ నగర్ పార్లమెంట్, నాగర్ కర్నూల్ పార్లమెంట్ ప్రభారిగా మరి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు మహబూబ్ నగర్ పార్లమెంట్లో మొట్టమొదటిగా ఈరోజు ప్రారంభం చేశారు. వారి యొక్క పరిచయం, వారు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి యూపీ రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులుగా వారు పనిచేశారు, శాసనసభ్యులుగా పనిచేశారు, పార్లమెంటు సభ్యులుగా పనిచేశారు. ఇప్పుడు కేంద్రంలో మంత్రిగా వారు భారీ పరిశ్రమల శాఖగా మరి మంత్రిగా కూడా ఉన్నారు. మరి వారిని మన పార్లమెంటుకు మరి ప్రభారిగా, అంటే ప్రవాస్ యోజన ప్రభారిగా వారిని మనకు నియమించారు. ఇప్పటి నుంచి ఎన్నికల వరకు, పార్లమెంట్ ఎన్నికల వరకు కూడా వారి కార్యక్రమంలో ఫ్రీక్వెంట్గా తరచుగా మరి మన పార్లమెంట్ విజిట్ చేస్తారు, మన ఉమ్మడి జిల్లాని విజిట్ చేస్తారు. మహబూబ్ నగర్ పార్లమెంట్, నాగర్ కర్నూల్ పార్లమెంట్లో కూడా వారు తమ యొక్క కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తారు. పార్టీ కార్యక్రమాలను పెద్ద ఎత్తున అందరినీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా వస్తున్నటువంటి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల విషయంలో అందరు తెలియజేయడంలో కానీ, మరి ఈ యొక్క జిల్లాలో మరి చాలా తరచుగా పాల్గొంటూ ఉంటారు నేటి నుంచి అని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తూ వారిని ఇప్పుడు మీడియాకి అడ్రస్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. धन्यवाद। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अरुणा जी, मेंबर वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर जी और हमारे शांति कुमार जी, अपने बीच महबूब नगर जिला के अन्य उपस्थित जिलाध्यक्षगण, पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ आप सभी मीडिया के, महबूब नगर मीडिया के लोगों को मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत सम्मान व्यक्त करता हूँ। अंदर की राम राम आप सबको। आज जैसा बहन अरुणा जी ने बताया, केंद्रीय पार्टी के संगठनात्मक योजना के तहत यहाँ की कुछ लोकसभाओं से मेरे को जोड़ा गया है और उस दृष्टि से मेरा प्रवास से कल रात आया, आज कल यहाँ पूर्वान्ह तक मैं यहाँ कार्यक्रम करके वापस फिर आना आज यहाँ तेलंगाना के अंदर मैंने पार्टी के वर्कर्स के अंदर उनकी स्टेप बाय स्टेप मीटिंग्स हैं, मैंने जो महसूस किया एक जबरदस्त इनर करंट है जो तेलंगाना की जनता के इंटरेस्ट में है। तेलंगाना की भ्रष्ट सरकार को हटाने के संकल्प के साथ पार्टी में काम कर रहे हैं और तेलंगाना में बीजेपी के पक्ष में परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध है। पूरे जोश खरोश से पार्टी से जुड़ चुके हैं। ये हम सब अपने दौरों में, पहले भी मैं निजामाबाद, हुजूराबाद में दौरों में आया था, मैंने चेंज लाने का ये जज्बा, इसके पीछे कारण है और जनता का रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिल रहा है। उसके पीछे स्पष्ट कारण है, जिन जिन मुद्दों पर तेलंगाना राज्य बना और तेलंगाना की ये केसीआर की सरकार बनी, पूरी तरह से उन मुद्दों पर ये सरकार फेल है। वायदे करना, बड़े वायदे करना और वायदे पढ़ के भूल जाना। जैसे महबूब नगर में मैं बैठा हूँ, यहाँ पल्लावरम सिंचाई, पालमूर सिंचाई, रंगारेड्डी सिंचाई परियोजना, चीफ मिनिस्टर ने यहाँ बोला मैं यहीं बैठ के रहूंगा, मैं इसी गेस्ट हाउस में रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। और आज तक उस
सिंचाई परियोजना का पानी नहीं मिला। और वो परियोजना एक जिसमें कि 38,000 करोड़ की परियोजना कालेश्वरम, जिसको आज आम कॉमन पीपुल भी कहती है कि बजट जस्ट 5 गुना बढ़ाया। 38,000 करोड़ की परियोजना 1,20,000 करोड़ की परियोजना बन गई और 1 एकड़ खेत में भी पानी नहीं मिला। आज आम कॉमन पीपुल तेलंगाना की बोलती है कि ये केसीआर फैमिली का, कविता कुलवत्ता फैमिली का ये एटीएम बना, केवल पैसा अर्जन का साधन बना। यहाँ के संग भी महबूब नगर के संग छल हुआ। जिस महबूब नगर के मेंबर पार्लियामेंट रहते, मेरी बात ठीक से रिकॉर्ड करें, मेरा रिक्वेस्ट रहा, यहीं के मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए उन्होंने लोकसभा के अंदर तेलंगाना के एजुकेशन के पक्ष में अपनी तर्क, अपनी तकरीर, अपने मूवमेंट की बातें बोली। यहाँ से जुड़ी परियोजना को, सिंचाई परियोजना को, वायदे को भूल गए, उसका सफलता नहीं लाए और पूरी तरह महबूब नगर को भूल गए। आज महबूब नगर के लोग अभी भी रोजगार के लिए अगर पलायन करता है यहाँ का बेरोजगार, तो ये फेल्योरलेस केसीआर की है। ये सब बातें जनता की निगाह में तेजी से उभर रही है। इसका तो वो चेंज चाह रहे हैं। हर मुद्दे पर ये सरकार फेल है। इन्होंने रायदू बंधु 10,000 रुपया प्रति एकड़ देने का वायदा किया, वह भी वायदा कुछ अंशों के बाद पूरा नहीं किया। और इन्होंने जो ये रायदू बंधु के लिए पात्र नहीं थे, इनके खास लोग अगर लाभ भी पहुंचाया तो किनको, जो इनके सपोर्टर कुछ जमींदार हैं जो बंजर और बिना खेती वाले लोग, लेकिन उनको इसका लाभ मिल रहा है। और बीज माफिया से मिलकर किसान, जो देश का सबसे बड़ा फर्टाइल स्टेट है तेलंगाना, खास करके किसानों के लिए, वहाँ बीज माफिया से मिलकर के बीज के भी उपलब्धता यहाँ। तेलंगाना मूवमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम छात्रों को रोजगार देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, उनको हम रोजगार भत्ता देंगे। उस मामले पर भी ये सरकार फेल हुई। और इसके साथ साथ कुल मिलाकर के इनको धान खरीद के मुद्दों पर पूरा देश के अंदर हमारी भारत सरकार तेलंगाना के चावल स्टेट का 20% खरीदती है, लेकिन वो 20% खरीद में राज्य सरकार बाधक है। तरह तरह के टुकड़े चावल, उबले चावल, ये मुद्दे उठा करके ये यहाँ के किसानों को उनके उपज का लाभ दिलाने में इन्होंने बहुत ही इसमें हानि पहुँचाई है किसानों को। साथ साथ ये आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें, दलितों के लिए भी जो वादा किया, वो वादा भी उन्होंने नहीं पूरा किया। इसके साथ साथ मैं पिछले दिनों हुजूराबाद में था, उन्होंने एक चुनाव के दौरान वादा किया था कि हम हर दलित फैमिली को आवास के लिए 10 लाख रुपए देंगे। चुनाव जीतने के लिए कुछ जगह फैमिली को मिला और पूरे स्टेट को घोषणा की थी। उसके बाद चुनाव इटला राजेंद्र बीजेपी कैंडिडेट जीते, वो वहां का वादा भी भूल गया दलितों के लिए। बदलने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। आप सबको कुछ जानकारियां हम और प्रदेश स्तर तक भी शेयर करना चाहेंगे, जिसमें कुछ बड़ी चीजें, ये तेलंगाना में भारत सरकार की जिन योजनाओं से हमको आम तेलंगाना के जनता को लाभ मिला है, 75,000 स्टार्टअप, उसमें कुछ वर्ल्ड लेवल के हैं, मोदी जी के स्टार्टअप योजना को प्रोत्साहन देने के नाते मिले, जिसमें नौजवान आगे बढ़ के आए, टैलेंटेड लोग आगे आए, जिसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग दूसरों को रोजगार दे रहे हैं स्टार्टअप। तो
जो मोदी जी का विजन है कि हम जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बने, उसमें 75,000 पूरे ऑल ओवर कंट्री में स्टार्टअप चिन्हित हुए हैं। इसमें 3,658 स्टार्टअप ये मई 2022 तक का रिकॉर्ड है, अभी और बढ़ गए होंगे। पीछे आए रिकॉर्ड आपको फिर शेयर कर रहा हूँ। ये केवल तेलंगाना में जनधन खाता आज 45,000 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, जिसमें से अभी ये रिकॉर्ड मेरा 2 महीने पुराने का है, 1,04,38,352 जनधन खाते केवल तेलंगाना में खुले हैं, और जिसमें महिलाओं को लाभ मिला। भारत सरकार की योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मैं आप सबको अवगत करा रहा हूँ। तकरीबन 40 लाख से भी ज़्यादा, 40 लाख करोड़ से भी ज़्यादा ये किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है, जिसमें से कि तेलंगाना महबूब नगर में ही पीएम किसान सम्मान निधि में 196.03 लगभग, इसमें 200 करोड़ से कुछ ही कम केवल महबूब नगर के किसानों को ये लाभ मिला है, जो 40,000 करोड़ से ये लाभ पूरे किसान सम्मान निधि का आपके तेलंगाना राज्य को, जिसमें महबूब नगर, इस महबूब नगर के अंदर 200 करोड़ के लगभग। महबूब नगर में मैं आपको स्वनिधि के बारे में कुछ जानकारी, जो आज 3 म्यूनसिपलिटियाँ हैं, जिसमें 14 करोड़ जो कोरोना में कठिनाई खड़ी हुई स्टेट वेंडर की और सब लोगों को उनको खड़ा करना, और जिसमें 14 करोड़ लाभ मिला। केवल महबूब नगर का आंकड़ा दे रहा हूँ, जिसमें से कि लगभग 14,000 लोग लाभान्वित हुए। आज इसी तरह से हमारे बीच में पूरे केवल महबूब नगर में 180 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, 45,000 करोड़ रुपये का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का। अपने बीच में पीएम आवास का मैंने पूरे राज्य का उल्लेख किया ही, और इसमें पीएम आवास केवल महबूब नगर के अर्बन एरिया में तकरीबन 4,500 करोड़ खर्च हुआ है, और ग्रामीण एरिया में 3,680 करोड़ 2 लाख घरों के लिए ये आवास, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए गए। और तेलंगाना सरकार इसके इस्तेमाल पर जो है, जो डिटेलिंग जाना चाहिए, कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें भारत सरकार उम्मीद रखती है कि भाई आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजिए। ये हर सरकार का ट्रेडिशन है। राज्य भी अपने बजट में कोई नीचे के लिए यूनिट होते तो डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट मांगती है कि आपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूसी भेजा कि नहीं। इसी तरह भारत सरकार, ये संवैधानिक व्यवस्था है कि भारत सरकार जो पैसा देती है उसका यूटिलाइजेशन यूसी सर्टिफिकेट चाहिए, वो नहीं देते हैं। इसके कारण कभी कभी सेकेंड किस्त आने में जब देरी होती है तो ये शोर मचाते हैं कि ये नहीं आया, ये नहीं आया, लेकिन अपना काम नहीं करते। ये धोखेधड़ी का सरकार चला रहे हैं। आपके बीच में आज मैंने अभी यहाँ पर एक मुझे बताया गया कि केटीआर जो उनके सुपुत्र हैं, जिनको बोला जाता है रियल चीफ मिनिस्टर, वही है मिस्टर केटीआर ने कई बयान दिया कि केंद्र सरकार ने एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने आंकड़े के साथ बता दिया। मैं आपके भी इस बात को दोहरा रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए केसीआर को, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी को शर्म आनी चाहिए। पटना में जाके भाषण देना बड़ा आसान है। एक भी प्रपोजल तेलंगाना की जनता के लिए मेडिकल कॉलेज का सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से मेडिकल कॉलेज चपका नहीं देती है। डीपीआर, जमीन, पूरी तैयारी, कहाँ क्या रिक्वायरमेंट के साथ प्रपोजल जाता है। मैं यूपी से आता हूँ। यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यूपी तुलनात्मक रूप से तेलंगाना एक अग्रणी राज्य माना जाता रहा है आर्थिक रूप से। आज यूपी जैसा राज्य जो पहले
उसकी विकास दर छोटी थी। हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आने का डबल इंजन सरकार का फायदा यह है कि यूपी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज के कंसेप्ट से हमारी यूपी सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रही है। दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। आपको सुन के खुशी होगी, 75 डिस्ट्रिक्ट है, 65 डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज आगे बढ़ रहे हैं। 54 निर्माण के फाइनल स्टेज, 54 इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ती है, स्टूडेंट्स को मेडिकल सीटें ज़्यादा मिलती है। ये सारी फैसिलिटी से वंचित किया केसीआर ने, छल किया है। मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि इस मामले में उनके सुपुत्र को, उनके पिता को क्या होना चाहिए कि उन्होंने तेलंगाना की जनता के संग छल किया है। एक भी डीपीआर, एक भी प्रपोजल नहीं भेजा हम, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि परिवर्तन आएगा, 100% आएगा और आने वाली बीजेपी मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट को शानदार तरीके से पूरा करेगी तेलंगाना। आज आप सबके बीच में ये कुछ और जानकारियां मैं थोड़ी सी शेयर करके, ये जो इस देश के अंदर जो एक फैमिली सरकार, फार्म हाउस सरकार, अंधविश्वासी सरकार, तांत्रिक बोल दिया कि नहीं जाना सचिवालय में, तांत्रिक के द्वारा सरकार की उसकी एडवाइस सरकार चल रही है। सरकार जिन्होंने राजनीति में समय दिया, समाज के लोगों को सलाह से नहीं चल रही है और वो सरकार पूरी फैमिली, हम उसको कितनी बार दोहराएं कि इस फैमिली का कोई और रिश्तेदारों का कोई बचा नहीं है, जिसके कारण पूरा का पूरा ये पॉलिटिकल सेटअप यहाँ बैठ गया है। एक भ्रष्ट फैमिली इस प्रदेश की जनता के संग छल प्रपंच की, धोखे की सरकार चला रही है। आप सब उससे परिवार के डिटेल नामों से अवगत ही है। इसको चेंज लाने के लिए बीजेपी ने कमर कस के पूरी तैयारियां की हुई है। आज के इस मौके पर मैं आप सबको एक बार पुनः इस बात का भरोसा देना चाहूँगा। कुछ आप सबको अगर कोई और से पूछना हो तेलुगु में अगर पूछेंगे तो आप मुझे एक्सप्लेन कर देंगे। सभी लोगों को कोई डाउट नहीं है, दुरुस्त है, बिल्कुल। धन्यवाद।